नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जयवेद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 24 जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में इसका पार्ट 5 करेंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाता है। सारे एस्पेक्ट हमने यहाँ पर आपको कवर करके दे दिए हैं। वेटेड मार्जिनल कास्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वेटेज एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल तो हमने देखा ही था। वेटेड मार्जिनल कास्ट ऑफ कैपिटल हमें देखना है। उसके बाद में ऑप्टिमल कैपिटल बजट कैसे डिटरमाइन करते हैं, फ्लोटेशन कास्ट क्या होती है, कास्ट ऑफ कैपिटल से क्या रिलेशन होता है, और कास्ट ऑफ कैपिटल को लेकर के जो मार्केट में मिसकंसेप्शन है उसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। वेटेड मार्जिनल कास्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। देखिए, बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ मैं आपको इसको। वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल आपने सीखी होगी। हमने देखा था कि कैपिटल में दो कंपोनेंट हो सकते हैं, या तो आप कर्जा ले लीजिए या तो आप जो है प्रमोटर हैं तो इक्विटी ले आइए, ठीक है। हो सकता है कर्जा आपको 12% इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा हो और इक्विटी पर हो सकता है हमें रिटर्न जो है 16% का देना पड़ रहा हो जिसने भी इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम देखें तो कर्जा 12% पर है और इक्विटी 16% पर है। मान लेते हैं कि हमने टोटल 100 करोड़ रुपए रेज किया है, तो औसतन मान लो 100 करोड़ में से 60 करोड़ का कर्जा है और 40 करोड़ रुपए की इक्विटी है। तो अगर हम देखें तो 60 करोड़ पर 12% है, 40 करोड़ पर 16% है, लेकिन ओवरऑल 100 करोड़ पर हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, कितना परसेंट रिटर्न देना पड़ रहा है। मान लेते हैं कि औसतन निकल करके 14% आ गया फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो 14% निकला यही होता है वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम ऐसे देखें कि भाई 100 करोड़ अरेंज करने में हमें कुल कितना खर्चा हो रहा है, तो सर 14% खर्चा हो रहा है पूरा 100 करोड़ का, जबकि उसमें 60 करोड़ 12% पर है और 40 करोड़ 16% पर है। लेकिन उसके बावजूद एक औसत अगर हम लें, इस पूरे खर्चे का औसत लें तो 14% कर रहा है। ये वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। कैपिटल की कास्ट का वेटेड एवरेज है 14%, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। अब ये वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल थी, तो वेटेड मार्जिनल कास्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। अब सवाल ये है WMCC। मान लो कि हमने अभी इसी केस में जो हमने अभी देखा कि भाई हमने डेट ले रखा है कितना, 60 करोड़ का, और इस पर 12% का हमें ब्याज भरना पड़ रहा है, और इक्विटी का सीन हमारा ऐसा है कि 40 करोड़ का है और इस पर हमें 16% जो है रिटर्न देना पड़ रहा है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम कर्जा बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम कर्जा बढ़ाएंगे, कंपनी का डेट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ही जो कर्जा है वो भी महंगा होगा और इक्विटी में रिटर्न भी लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो आपका गड़बड़ होने लगेगा। भाई सोचो, 60 करोड़ का कर्जा लिया है, 40 करोड़ की इक्विटी है, चल जा रहा है। लेकिन अगर ये कंपनी बोलती कि नहीं, हमको जो है भैया 300 करोड़ का डेट चाहिए, तो 300 करोड़ का डेट और 40 करोड़ की इक्विटी, तो डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा बेकार हो जा रहा है। तो ऐसे में अगर डेट इक्विटी रेशियो ख़राब होगा तो जो कर्जा देने वाली बैंक है वो भी डरेगी कि यार ये कभी भी डूब सकते हैं, तो 12% पे नहीं दूंगा मैं इनको कम से कम 16% पर दूंगा। और सिमिलरली यहाँ पर जो 16% का रिटर्न चाह रहे थे, इनको भी लगता है कि ये इतना कर्जा लिए बैठे हैं, हो सकता है डूब जाए, तो ये भी बोलेंगे हमको 16% में काम नहीं बनेगा, हमको 22% रिटर्न चाहिए। तो ये जो 12% से बढ़ करके 16% हमारी जो कास्ट बढ़ गई, कितने परसेंट बढ़ी, 4% के आसपास ये जो बढ़ गई, यही जो बढ़ी हुई कास्ट होती है फ्रेंड्स, इसे ही वेटेड मार्जिनल कास्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। इतना मार्जिन से हमारा मतलब जो है खर्चा बढ़ गया इतना, यानी कि जहां हम 12% में काम चलाते वहाँ हमें 16% में काम चलाना पड़ेगा। जहां हम 16% में चला पाते थे वहाँ हमें 22% रिटर्न देना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा हमें पैसा पे करना पड़ता है फ्रेंड्स, इसी को ही मार्जिनल कास्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। सरल भाषा यही है, बाकी कहानी थियोरेटिकल एस्पेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। The investors in any component of capital of firm keep watch on amount raised by the firm from the market। मतलब इन्वेस्टर चाहे उसने पूंजी में किसी भी तरीके से इन्वेस्ट किया हो, चाहे इक्विटी के रूप में, चाहे डेट के रूप में, चाहे उसने डिवेंचर आपसे खरीद रखा है, चाहे उसने प्रेफरेंस शेयर ले रखा है, ये सभी के सभी नज़र रखते हैं कि फर्म ने मार्केट से कितना पैसा उधार पर ले रखा है, कितना पैसा पूंजी के तौर पर, कैपिटल के तौर पर रेज कर रखा है, ठीक है। द कंफर्ट लेवल ऑफ द इन्वेस्टर्स डिक्लाइन एज द फर्म रेजेज मोर एंड मोर कैपिटल, बी इट इक्विटी, प्रेफरेंस आर डेट।
तो जो कंफर्ट लेवल होता है इन्वेस्टर का वो घटता जाता है जैसे जैसे फर्म जो है ज़्यादा कैपिटल रेज करना शुरू करती है, यानी कि ज़्यादा पूंजी अगर उठाने की कोशिश करेगी तो जो कंफर्ट लेवल है इन्वेस्टर्स का वो घटता जाता है। अब कैपिटल चाहे तुम इक्विटी से पैसा इकट्ठा करो, चाहे प्रेफरेंस शेयर से इकट्ठा करो, चाहे कर्जे के रूप में इकट्ठा करो, अगर तुम ज़्यादा पैसा इकट्ठा करोगे तो मतलब लोगों का कॉन्फिडेंस डोलने लगता है। क्यों डोलने लगता है? क्योंकि वही बताया ना, डेट इक्विटी रेशियो गड़बड़ होगा और लोगों को ये लगने लगता है कि यार ये मतलब गड़बड़ कर बैठेंगे, ठीक है, तो भरोसा टूटने लगता है। जनरली द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर टेंड टू इंक्रीज एज मोर कैपिटल इज रेज्ड बाय द फर्म। जनरली जो ट्रेंड है वो ये होता है कि इन्वेस्टर को जो रिटर्न चाहिए वो बढ़ता जाता है जैसे ही आप ज़्यादा पूंजी रेज करते हैं फर्म के लिए। यानी कि पहले 100 करोड़ की कैपिटल थी, अगर आप उसको बढ़ा करके 300 करोड़ करेंगे तो रिटर्न और चाहिए अब लोगों को। कर्ज देने वाला भी आपसे ज़्यादा ब्याज वसूलना चाहेगा और इक्विटी वाला भी आपसे ज़्यादा रिटर्न चाहता है। और यही जो आपका मतलब जो आपका ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो बढ़ता है इन्वेस्टर का, इसी कॉन्सेप्ट को ही फ्रेंड्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कि ज़्यादा कैपिटल अरेंज करने में हमें ज़्यादा रिटर्न देना पड़ता है, इसी को जो ज़्यादा रिटर्न आपने दिया उसी को ही मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। दिस राइज इन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट कंटिन्यूअस राइज बट देयर इज ए पर्टिकुलर लेवल बियॉन्ड व्हिच द कॉस्ट इंक्रीज एंड देयर आफ्टर रिमेन सेम। तो ये बोल रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है ये कंटिन्यूअस राइज पर नहीं होता है, एक पर्टिकुलर लेवल तक तो ये बढ़ता जाता है, उसके बाद में ये सेम हो जाता है। क्या मतलब है मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो दिस पर्टिकुलर लेवल इज नोन एज ब्रेकिंग पॉइंट। इस पर्टिकुलर लेवल पर जहाँ से ऊपर बढ़ना बंद हो जाता है उसे हम ब्रेकिंग पॉइंट, या जहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है उसे ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे उदाहरण, द कास्ट ऑफ डेट में रिमेन एट 10% इफ द अमाउंट ऑफ डेट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म इज अप टू 100 लाख। यानी अगर कोई कंपनी है वो अगर कर्जा लेती है 1 करोड़ रुपए तक का तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये कर्ज मिलेगा। लेकिन अगर 1 करोड़ से ऊपर का कर्जा वो लेने का कोशिश करती है तो 11% पर मिलता है। तो यही जो 1 करोड़ रुपए यानी 100 लाख रुपीज़ है, यही आपका पर्टिकुलर लेवल होता है। इसी को ही ब्रेकिंग पॉइंट कह देते हैं, इसी लेवल को ही ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। सो फॉर द डेट कैपिटल ऑफ द फर्म द ब्रेकिंग पॉइंट इज 100 लाख यानी 100 करोड़ रुपए। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि देखो क्या है, अगर कोई फर्म है वो 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा लेगी तो उसको 10% ब्याज देना पड़ेगा बैंक को। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा लेती है तो बैंक बोलता है कि भाई हम अब 10% पर नहीं देंगे, तुम्हें 11% देना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो ये फर्म कहती है कि हम 10 करोड़ रुपए का कर्जा लेंगे तो बैंक बोलेगा कि आपको हमें 16% देना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक ये फिर से बोले कंपनी ने हमको 20 करोड़ रुपए कर्जा लेना है तो हो सकता है कि बैंक मना ही कर दे, अब बोल देगा भाई तुम्हारे बस का ना है, क्योंकि 1 करोड़ ठीक था, 10 करोड़ तक ठीक था, 20 करोड़ हम देंगे ही नहीं कर्जा। मतलब एक हद के बाद में ये सेम हो जाता है। देखो ये कह रहा है कि कास्ट इंक्रीज, पहले तो ये बढ़ी 10% से बढ़ते बढ़ते 11-16 हो गई, लेकिन आफ्टर दैट रिमेन सेम। सेम क्यों रहेगी कि 16% पहुंचने के बाद अब कास्ट नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? कोई कर्जा दे के ही राजी नहीं, हमको 16% से ऊपर पे कर्जा ही कोई नहीं दे रहा है। तो जब कर्जा ही नहीं देगा तो 16% पर ही रिमेन फिक्स रहेगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। दिस राइज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट कंटिन्यूअस। यानी ये जो 10% से हमारा 11% हो रहा है, फिर 12% हो रहा है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। देयर इज ए पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल होता है जिसके बाद में ये बढ़ना शुरू करता है। यानी कि अगर हमें 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा लेंगे, मान लो हम 50 लाख का कर्जा लें, हम 60 लाख का कर्जा लें, हम 90 लाख का कर्जा लें, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, हमें 10% पर ही ये कर्जा मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 1 करोड़ रुपए की लिमिट पार करते हैं अब ये महंगा होता है, 11% हो जाता है। ये जो एक लेवल हमने पार किया, इसी लेवल को ही फ्रेंड्स जो है हम क्या बोल देते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट बोल देते हैं। 1 करोड़ रुपए हमारा ब्रेकिंग पॉइंट हो गया और उसके ऊपर जो है कर्जा हमारा महंगा हो जाएगा और एक हद तक महंगा होगा, उसके बाद में कर्जा मिलना ही बंद हो जाएगा, तो सेम उसी महंगाई पर मेंटेन रह जाएगा। तो आई बिलीव आपको बात समझ में आई होगी। ब्रेकिंग पॉइंट फॉर इक्विटी कैपिटल में भी डिफरेंट, मतलब भाई जैसे ये कह रहे हैं कि अगर हम 1 करोड़ रुपए से या 100 लाख से ऊपर का कर्जा लेते हैं तो 10% की जगह पे हमें जो है बैंक 11% पर देता है। तो हो सकता है कि अगर इक्विटी कैपिटल रेज करते, ये तो कर्जे की बात है, हम अगर इक्विटी कैपिटल हो सकता है रेज करें तो हो सकता है 1 करोड़ रुपए नहीं, कोई 3 करोड़ रुपए तक राजी होकर 3 करोड़ तक का हमको केवल 16% रिटर्न चाहिए। 3 करोड़ से ज़्यादा अगर तुम्हें पैसे रेज करोगे इक्विटी में तो हमें 18% या 19% चाहिए। मतलब इट मे बी डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि 1 ही करोड़ रुपए डेट के लिए है तो 1 ही करोड़ रुपए ब्रेकिंग पॉइंट हो, इक्विटी के लिए भी ये अलग हो सकता है।
अ फर्म कैन बी इंगेज इन मोर देन वन लाइन ऑफ बिजनेस आर डिफरेंट डिविजन्स। अब हो सकता है एक बैंक है, एक फर्म है जो एक से ज़्यादा लाइन ऑफ बिजनेस करे, एक से ज़्यादा उसका डिवीजन हो, तो इन सच केसेस इट मे नॉट बी पॉसिबल टू अप्लाई ओवरऑल WACC ऑफ द फर्म टू इंडिपेंडेंट डिवीजन और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। तो ऐसे में तो अब जैसे हमारा वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको बताया था 14% का है। अभी मान लीजिए कि भाई कर्जा हम 10% पर ले रहे थे और इक्विटी हमें 16% में मिल रही थी, तो वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल हमारी 14% थी। कितना परसेंट थी? 14% थी। अब क्या होगा कि हमें ये 14% ओवरऑल है। अब मान लो इसमें कई सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, या कई सारे, मान लो जैसे टाटा कंपनी है, कार भी बनाते हैं, नमक भी, साल्ट भी बनाते हैं, तो हम हर एक के लिए हम सिर्फ 14% ही मान लें तो वो भी ठीक नहीं है। वो भी वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल हर एक डिवीजन के लिए सेम मान लेना, ओवरऑल वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल को कंसिडर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर एक का केस अलग अलग हो सकता है। Hence the WACC of firm can be used as benchmark for evaluating the cost of capital of each division or each प्रोजेक्ट। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हर एक डिवीजन के लिए, हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग WACC कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है, और इसे जो है डिवीजनल कास्ट ऑफ कैपिटल कह देते हैं। वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल की जगह पे डिवीजन वाइज डिवीजनल कास्ट ऑफ कैपिटल बोल दिया जाता है। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा वेटेज मार्जिनल कास्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड मार्जिनल कास्ट ऑफ कैपिटल का हमने सरल सा बताया कि भाई एक हद से ज़्यादा अगर आप कैपिटल रेज करोगे तो इन्वेस्टर का भरोसा घटता जाता है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें महंगे में जो है उठानी पड़ती हैं। आपको कैपिटल रेज तो करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, इसी को ही फ्रेंड्स जो है मार्जिनल कास्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। यानी हमें एक्स्ट्रा पैसा जो देना पड़ गया, 12% पर मिल रहा था, अब 16% मिल रहा है, तो अब हमारा मार्जिनल कास्ट ऑफ कैपिटल कितनी हो गई? 16% की हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये इसमें ब्रेकिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है कि मान लो 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा अगर कोई फर्म लेती है तो 10% में मिलेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 11% में मिलेगा, 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 18% में मिलेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद में जो है ये डेट के लिए अलग होता है, इक्विटी कैपिटल के ब्रेक पॉइंट अलग हो सकता है। अब कई सारी फर्म होती हैं जो एक से ज़्यादा बिजनेस कर रही होती हैं, तो ऐसे में हम ओवरऑल WACC वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल सभी डिवीजन के ऊपर या प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। तो WACC बेंचमार्क के तौर पर यूज किया सकता है हर एक डिवीजन या हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग इसे हम कैलकुलेट करें। WACC हर एक का अलग अलग कैलकुलेट करें, हर एक प्रोजेक्ट का, तो इसे डिविजनल कास्ट ऑफ कैपिटल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर? डिविजनल कास्ट ऑफ कैपिटल बोल दिया जाता है। डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल कैपिटल बजट, ऑप्टिमल कैपिटल बजट को डिटरमाइन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। अ फर्म वुड लाइक टू टेक वेरियस प्रोजेक्ट बाय अरेंजिंग मोर एंड मोर कैपिटल बट इट फेसेस 2 प्रॉब्लम्स। मतलब कोई भी फर्म है वो और ज़्यादा प्रोजेक्ट लाएगी, जैसे मैं CIB वित्त अशोक लाया हूँ, JIB वित्त अशोक लाता हूँ, प्रमोशन का लेकर आता हूँ, कल को SSC पढ़ाना शुरू करता हूँ, मैं चाहूँगा ऐसा करना। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी, और मुझे 2 समस्याएं भी होंगी। पूंजी तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा 2 समस्याएं होंगी। पहला, फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट आफ्टर द प्रोजेक्ट व्हिच गिव्स मैक्सिमम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न द नेक्स्ट प्रोजेक्ट गिव अ लोअर IRR एंड थर्ड इवन लोअर एंड सो ऑन। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब होता है? मान लो कि भाई हमने 1 लाख रुपए की FD कराई, तो हमको कितना रिटर्न मिल रहा है? 8% का। ठीक है, यानी हम पैसा इन्वेस्ट करें, उसके बदले में हम कमा कितना रहे, वही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। तो मतलब ये कहना है कि मान लो कोई एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपको IRR सबसे ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट होगा उससे कम ही देगा। मतलब मान लो हमारे पास में 6 प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट हैं, एक में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो दूसरे का 9 है, और तीसरे का 7 ही है, और ये हमेशा रहेगा। मान लो एक और प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया, उसका 14 हो गया, तो भाई 14% इसका हो गया, तो एक का 14 होगा, तो बाकी उससे कम हो जाएंगे। कोई एक और प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो उसमें मेरा रिटर्न जो है 12% है, तो ठीक है 12% है, तो हमारा सबसे ज़्यादा रिटर्न इस पर है, 12% दूसरे पे आ जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि आप हमेशा ऐसा पाओगे कि कोई एक ही प्रोजेक्ट है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, बाकी उससे कम ही देंगे, है ना। ये तो सीधी सी बात है। या तो बराबर ही हो जाएगा, हाँ सब में 10 है 10% आ रहा है तो अलग बात है, नहीं तो एक का सबसे ज़्यादा होगा, बाकी प्रोजेक्ट उससे कम ही देंगे। और सेकंड प्रॉब्लम है कि वेटेड मार्जिनल कास्ट ऑफ कैपिटल कीप्स इंक्रीजिंग एज द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट गोज अप। साथ ही साथ में जो वेटेड मार्जिनल कास्ट ऑफ कैपिटल होती है वो भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे आप पूंजी ज़्यादा रेज करेंगे वैसे वैसे ही आपको चीज़ें महंगे में मिलेंगी, यानी वही मार्जिनल कास्ट बढ़ती चली जाती है। तो 2 प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। एक तो भाई
रिटर्न क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, बाकी प्रोजेक्ट उससे कम रिटर्न दे रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि यार इसमें मैं 14% कमा ले रहा हूँ, दूसरे वाले में मैं 8% कमा पा रहा हूँ, तो क्यों ना इसे ज़्यादा कंटिन्यू किया जाए, उसको ना करा जाए। मतलब मन में एक आता है ये प्रॉब्लम। दूसरा भाई, जैसे जैसे आप नई नई पूंजी अरेंज करना चाहोगे और ज़्यादा पूंजी अरेंज करोगे, वैसे वैसे ही वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ती जाती है। यानी कि लोग आपको और ज़्यादा महंगे में कर्जा और ज़्यादा रिटर्न चाह करके इक्विटी देना शुरू करते हैं। ठीक है, द फर्म शुड नॉट टेक ए प्रोजेक्ट इफ IRR इज लेस देन वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब फर्म को चाहिए कि वो प्रोजेक्ट ही ना ले अगर उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मार्जिनल कॉस्ट से कम है। मतलब कहने का, सोचो कि हम पूंजी अरेंज करने में हमको 16% का खर्चा लग रहा है। जितना पूंजी अरेंज करने में 16% का खर्चा लग रहा है, यानी अगर हम 100 रुपये का पूंजी अरेंज करते हैं तो हमको जनता को 116 रुपये वापस देने पड़ेंगे साल भर में। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई, 116 रुपये हमें देने पड़ेंगे। और हमारा रिटर्न कितना आ रहा है, मान लेते हैं हमको 10% का रिटर्न आ रहा है। कितना? 10% का रिटर्न। यानी अगर हम 100 रुपये पूंजी लगाते हैं तो हम कमाते हैं 110 रुपये। तो ऐसे प्रोजेक्ट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? भाई 100 रुपये लगा कर 110 रुपये कमा रहे हो और 100 रुपये लगा जनता से उधार लेकर के 116 रुपये लौटा रहे हो, तो कमा रहे हो 110 रुपये और वापस करना है जनता को 116 रुपये। तो भाई नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है ना? क्योंकि हमारा 6 रुपये हमारी जेब से जा रहा है, भाई हमको जनता को देना पड़ेगा, 6 रुपये हम अपनी जेब से दे रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करने चाहिए भाई। कम से कम अगर 116 रुपये मुझे लौटाना है तो कम से कम 116 कमाऊँ या उससे ज़्यादा कमाऊँ, तभी मेरे लिए फ़ायदे का सौदा है। वरना चुपचाप बैठे रहो, मतलब वही बोलते नहीं कि कुछ मत करो, कम से कम घर से तो नहीं जाएगा, वही बात है। तो अगर जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकल पा रही है IRR के बराबर, तो उस प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहिए। द लेवल एट व्हिच द IRR ऑफ एन एडिशनल प्रोजेक्ट इज इक्वल टू द वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑप्टिमल बजट ऑफ द फर्म। फिर उन्होंने कहा कि वो लेवल जिस पर IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बराबर हो जाए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। यानी कि हमने कोई एक प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, प्रोजेक्ट लिया और उसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है और उस प्रोजेक्ट से हमारा जो कमाई होगी वो भी 16% की होगी। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसको हम मानेंगे कि ये हमारा ऑप्टिमल बजट है। यानी कि हमने सही बजट, सही पूंजी अरेंज करके रखी हुई है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि अगर हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है कम है, तो हमें उस प्रोजेक्ट को लेना ही नहीं चाहिए। अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट 16% है और हम कमाई केवल 10% की कर रहे हैं, तो ऐसा प्रोजेक्ट लेना ही नहीं चाहिए। तो इसे ऑप्टिमल जो है बजट नहीं बोलेंगे, इसे हम ऑप्टिमल बजट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिमल कैपिटल बजट डिटरमाइन करने का मतलब हुआ कि भाई देखो, इन्होंने बोला कि अगर कोई भी फर्म किसी प्रोजेक्ट को करना चाहती है तो बिल्कुल पूंजी अरेंज करके कर सकती है, लेकिन उससे दो प्रॉब्लम होंगी। पहला, एक तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सेम नहीं रहेगा। कोई एक प्रोजेक्ट होगा जो बहुत ज़्यादा कमा के देगा, बाकी प्रोजेक्ट उससे कम ही कमा के देंगे, तो आपके मन में ये भ्रम रहेगा कि यार उसी प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं जो ज़्यादा रिटर्न देता है, कम वाले पे नहीं फोकस करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे आपकी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अगर आप पूंजी बढ़ाते जाएंगे तो आपको महंगे में जो है पूंजी मिलेगी, ये एक प्रॉब्लम रहती है। ऐसे में फर्म को वो प्रोजेक्ट नहीं करने चाहिए जहाँ पर अगर हमारा खर्चा ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल अरेंज करने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, कमाई कम हो रही है, तो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए। कम से कम बराबर हो, है ना, कम से कम कितना हो कि जितना हमारा मार्जिनल कॉस्ट लग रही हो, अगर मान लो 16 रुपये लग रही है 100 रुपये पर, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी 16 रुपये का होना चाहिए। यानी हर 100 रुपये में हम 16 रुपये अगर कमा पा रहे हों, तभी जो है उसे हम ऑप्टिमल बजट ऑफ फर्म कहते हैं कि हाँ इसने अच्छा काम करा हुआ है, ऑप्टिमल चीज़ों को मैनेज करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आता है फ्लोटेशन कास्ट और कास्ट ऑफ कैपिटल। अब देखिए, फ्लोटेशन कास्ट आपको याद होगा शुरुआत में जब हमने चर्चा करी थी कि मान लो एक कंपनी, उसको 4000 करोड़ रुपए के शेयर मार्केट में लॉन्च करने हैं, तो इस 4000 करोड़ के शेयर को लॉन्च करने के लिए भाई उसको 10-20 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा, तभी तो ये शेयर मार्केट में आएंगे। सेबी के पास अप्रूवल के लिए जाना पड़ेगा, ऑडिटर हायर करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ेगा, बहुत सारी प्रक्रिया है जिसमें हमारा 10-20 करोड़ रुपए खर्चा होगा इस 4000 करोड़ के शेयर को लाने में। इसी 10-20 करोड़ रुपए के खर्चे को ही फ्रेंड्स जो है फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव कंसिडर्ड इन आवर अबव डिस्कशन दैट देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग एनी फॉर्म ऑफ कैपिटल। किसी भी तरीके की कैपिटल को इशू करने में कोई हमारा
खर्चा नहीं होता ऐसा हम मानकर चलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बट इन प्रैक्टिस ऑफन अ कास्ट इज एसोसिएटेड विद इशूइंग ऑफ कैपिटल इन एडिशन टू द कास्ट ऑफ कैपिटल इटसेल्फ। मतलब कहने का कि अगर कोई भी शेयर आप इशू करेंगे तो भाई कैपिटल इशू करा है, मान लो हमने इक्विटी इशू करी है, शेयर इशू करा है, तो उस पर 12% का रिटर्न तो देना ही पड़ेगा हमको। साथ ही साथ में उस शेयर को इशू करने के लिए भी हमें कुछ खर्चा करना पड़ेगा, 10-20 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ इक्विटी रेज थ्रू अ पब्लिक ऑफर, यानी कि IPO लाया गया और उससे इक्विटी रेज की गई है, द कंपनी हैज टू इनकर इशू एक्सपेंसेस विच मे बी क्वाइट हाई से 6%। तो इन्होंने कहा कि मान लो ये कंपनी है, उसको अपना IPO लाना है, तो उस IPO को लाने में उसको कुछ ना कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इशू एक्सपेंस कहते हैं। ये हो सकता है कि 6% के बराबर हो। तो यही जो 6% होता है फ्रेंड, ये जो खर्चा लगा 6%, यही हमारा जो है क्या कहलाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। देयर आर 2 वेज टू डील विद दिस कॉस्ट कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। इस तरीके की कॉस्ट को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं और इसको डील करने के 2 तरीके हैं। पहला, बी में रिवाइज द WACC ऑफ फर्म। हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल को ही रिवाइज कर देंगे। जैसा हमने कहा था ना कि वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल 14% आ रहा है मान लो पहले, तो अब उसको हम रिवाइज करेंगे कि 14% नहीं, उसकी जगह पर जो वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल पहले थी डिवाइडेड बाई 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट, WACC अपान 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए WACC कितना है, यहाँ द फ्लोटेशन कास्ट इज 5%, यानी कि शेयर को इशू करने में 5% खर्चा हो गया। वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 14% है। तो हमें रिवाइज WACC कैलकुलेट करना है, तो वही भाई पहले कितना था 14% WACC माइनस 1 माइनस फ्लोटेशन कास्ट हमारा कितना है 5%, परसेंटेज को हटाएंगे डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, 0.05 इक्वल टू हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 0.95 हो जाएगा, और इसको सही करेंगे तो 14.74% आ जाएगा। कितना, 14.74%। यानी हमारे हिसाब से हमें लग रहा था कि हमें हर 100 रुपये पर 14 रुपये जनता को देने हैं, लेकिन एक्चुअल में चूँकि हमारे और भी खर्चे लग गए ना भाई, हमारा जो है 5% खर्चा ये भी लगा किस चीज़ का, शेयर को इशू करने में। तो इस वजह से एक्चुअल में हम 14 रुपये न दे करके जनता को 14 रुपये 75 पैसे दे रहे हैं हर 100 रुपये पर। ये इसका मतलब निकल करके आता है, 14 रुपये 74 पैसे निकल करके दे रहे हैं। तो याद रखिए रिवाइड WACC का फार्मूला WACC डिवाइडेड बाई 1 माइनस फ्लोटेशन कास्ट होता है। तो 2 तरीके थे, जैसा कि इन्होंने देखो बताया था कि भाई हमारा जो वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल है, सॉरी फ्लोटेशन कास्ट जो होती है उसको 2 तरीके से डील कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हमने WACC को ही रिवाइज कर दिया, पहला तरीका WACC को रिवाइज किया, रिवाइज WACC का फार्मूला WACC माइनस 1 डिवाइड 1 माइनस फ्लोटेशन कास्ट इससे। और दूसरा तरीका हो सकता है द अबव अप्रोच ऑफ रिवाइजिंग द WACC लुक अ लिटिल हार्श एज द फ्लोटेशन कास्ट इज नॉट रिकरिंग कास्ट एवरी ईयर बट ओनली अ वन टाइम कास्ट। अब ये बोल रहे हैं कि भाई तुमने ये कर तो दिया कि तुमने ये रिवाइज WACC कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, अच्छा किया, WACC माइनस 1 माइनस फ्लोटेशन कास्ट, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है कि तुमने 14% की जगह पर इसको 14.74% कर दिया, बढ़ा करके 14.74% कर दिया है बढ़ा करके, और ये सिर्फ एक बार का खर्चा था पहली बार शेयर इशू करने का, लेकिन अब तुम हर साल इसको जो है 14.74% मानकर चलोगे तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि एक ही बार का खर्चा है, ये वन टाइम एक्सपेंस है और तुम इसको हर साल के लिए WACC में बढ़ा करके दे रहे हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। देयरफॉर रिवाइजिंग WACC व्हिच इज ऑन एनुअल बेसिस फॉर फ्यूचर ईयर आल्सो मे नॉट बी जस्टिफाइड। तो मतलब बोल रहे हैं भाई कि भाई 14% का खर्चा, चलो एक बार खर्चा हुआ 14.75 कह दिया, 74 कह दिया, ठीक है, लेकिन हर साल 14.74 मानना गलत हो जाएगा। तो दूसरी अप्रोच है, तो सेकंड अप्रोच इज टू कीप द WACC एट द सेम लेवल। तो ये बोलते हैं कि WACC को हम 14% ही रखेंगे, बस हम क्या करेंगे, इंक्रीज द प्रोजेक्ट कास्ट बाई एडिंग फ्लोटेशन कास्ट टू इट। हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की कास्ट मान लो हमारा 100 करोड़ रुपए थी और हमें फ्लोटेशन कास्ट के तौर पर मान लो 5 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, तो हम नई प्रोजेक्ट कास्ट ही 105 करोड़ रुपए मान लेते हैं। समझ गए बात को, यानी कि मान लो हमने 100 करोड़ रुपए की पूंजी इकट्ठा करनी थी और इस पूंजी को इकट्ठा करने में मान लो मेरा 4 करोड़ रुपए खर्चा हो गया फ्लोटेशन कास्ट के रूप में,
तो हमें ओवरऑल 104 करोड़ रुपए जो है चाहिए। यानी हम ये मान लेंगे कि हमने 104 करोड़ रुपए ही जनता से रेज किया हुआ है। ये दूसरा तरीका इसका हो जाता है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी। फिर मिसकंसेप्शन की हमें बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा भाई फ्लोटेशन कास्ट का कॉन्सेप्ट कि अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया वहाँ हमने ये माना कि भाई अगर शेयर इशू करना है तो उसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं। जब भी आप शेयर मार्केट में इशू करेंगे तो उसके साथ कुछ ना कुछ कास्ट एसोसिएटेड रहेगी। जैसे इक्विटी रेज किया है पब्लिक ऑफर IPO के थ्रू, तो कंपनी को खर्चे हुए हैं और ये लगभग 6% के आसपास हैं। तो ये जो 6% का खर्चा, इसको डील करने के दो तरीके इन्होंने बताए कि पहला हम WACC वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल को रिवाइज कर देंगे। रिवाइज WACC इक्वल टू हो जाएगा WACC डिवाइडेड बाई 1 माइनस फ्लोटेशन कास्ट। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल फ्लोटेशन कास्ट 5% है, WACC 14% है। तो रिवाइज WACC 14 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 14.74% हमारा निकल करके नई रिवाइज कास्ट आ गई। दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है सर? हमारा दूसरा तरीका हो सकता है कि हम क्या करें, WACC को 14% पर ही मेंटेन रखें और अपने प्रोजेक्ट की कास्ट में फ्लोटेशन कास्ट को जोड़ दें। तो ये दो तरीके इसके हो गए। अब आता है फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट टॉपिक हमारा, मिसकंसेप्शन अबाउट कास्ट ऑफ कैपिटल। कास्ट ऑफ कैपिटल को लेकर के मार्केट में कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं, उनको यहाँ पर दूर करना है। पहला कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। पहला कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ऑफन देयर इज एन इम्प्रेशन दैट नो कास्ट नीड टू बी अटैच टू इक्विटी कैपिटल। मतलब ऐसा जनरली माना जाता है कि इक्विटी कैपिटल जो है वो ओनर खुद लेकर आ रहा है, तो ऐसे में इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, कोई कास्ट नहीं लगती है। दिस इज करेक्ट व्हेन एग्जामिनिंग द वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट फ्रॉम लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये बात सही है अगर कर्जा लेने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि लेंडर यानी कर्जा देने वाले का मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य इंटरेस्ट है ये इंश्योर करना कि फर्म जो है उसके लोन और इंस्टॉलमेंट को समय पर पे कर दे, उसका यही उद्देश्य होता है, बाकी और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स who have taken the risk of putting equity capital in the project, it is not sufficient that interest and installment of bank loan and other debts are paid। तो डिटेल में चर्चा करी हुई हमने भाई कि सिर्फ चूँकि क्या है, इक्विटी वाले ज़्यादा रिस्क लेकर के आपके पास पैसा डालते हैं तो और ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद करते हैं, तो इसलिए ये एक कन्फ्यूजन दूर कर देनी चाहिए कि इक्विटी कैपिटल के साथ में कोई मतलब कॉस्ट नहीं लगती, तो ये गलत है। दूसरा कास्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। दूसरा है साहब रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट क्या लगेगी। रिटेन्ड अर्निंग मतलब वही प्रॉफिट जो हम होल्ड करके रखते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स आर एक्यूमुलेट प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म व्हिच हैज़ नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर इक्विटी होल्डर्स। तो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है जो प्रॉफिट हमने कमाया लेकिन अपने पास रखा, जनता को बांटा नहीं है। ठीक है, तो इसे कास्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग अगर हम देखें तो ये भी माना जाता है कि भाई हमने प्रॉफिट कमा लिया है और जनता को नहीं बांटा, तो इसमें भी हमारा कोई खर्चा नहीं लग रहा है। द इक्विटी होल्डर कुड हैव टेकन अवे दिस प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म एंड डिप्लॉयड देम इन सम अदर प्रोजेक्ट। अगर हम देखें तो भाई अगर हमने ये बांट दिया होता जनता को तो ये पैसा चला जाता और वो जो इन्वेस्टर्स थे उनको मिलता डिविडेंड के रूप में और वो किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते। तो दूसरे शब्दों में कहें देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी कास्ट एसोसिएटेड है इस फंड के साथ में, और इसको जो है अकाउंट में लिया जाना चाहिए जब भी जो है सुटेबल कास्ट आप एलोकेट कर रहे हों तो। ठीक है, तो मतलब कहने का भले ही हमारी रिटेन्ड अर्निंग में कोई कास्ट एसोसिएटेड नहीं है लेकिन एक अपॉर्चुनिटी कास्ट छिपी हुई है। अपॉर्चुनिटी कास्ट का क्या मतलब है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आपको बैंक में भी नौकरी लगी, रेलवे में भी नौकरी लगी, तो आप एक ही नौकरी करेंगे, दूसरी छोड़ देंगे। जो छोड़ेंगे वो अपॉर्चुनिटी थी आपका लेकिन आप अपना नहीं पाए, तो उसे अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर सोचो रिटेन्ड अर्निंग अगर यहाँ पर ना रखी गई होती, ये प्रॉफिट रोक करके ना रखा गया होता, जनता को दे दिया गया होता ये प्रॉफिट अगर, तो वो क्या करते, इसको डिप्लॉय करते किसी और प्रोजेक्ट में, कहीं और इन्वेस्ट करते और वहाँ से कमाते। अब वहाँ से नहीं कमा रहे हैं तो वहाँ नुकसान गा रहे हैं, तो यहाँ कमाने की कोशिश वो करेंगे ही करेंगे। भाई अगर मैं रेलवे में नहीं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं बैंक में ज़रूर कमाने की कोशिश करूँगा भाई, अदरवाइज नुकसान दोनों जगहों पर थोड़ी ना सहूँगा, एक जगह नुकसान सहूँगा तो एक जगह फ़ायदा चाहिए। ठीक है, फिर आता है डिप्रिसिएशन। वंस अ फिक्स कास्ट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द फर्म इट इज़ यूज टू कंडक्ट द बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट फॉर द फर्म। एक बार आपने कोई फिक्स एसेट मशीन वगैरह खरीद ली तो उसका काम होगा कि हम अपना बिजनेस करें और प्रॉफिट अर्न करें। While other expense involve outgo of cash, depreciation expense involve no financial transaction and one may be tempted not to consider this as
एक्सपेंस मतलब कहने का कि जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पर कैश खर्च होता है, लेकिन डिप्रिशिएशन के केस में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होती है। जैसे हमने 60,000 का लैपटॉप खरीदा हुआ है तो अगले साल उसकी वैल्यू मान लेते हैं 10,000 रुपये घटा देते तो 50,000 रुपये हो जाती है। तो कोई 10,000 रुपये कहीं जाते नहीं हैं, हम केवल अपनी अकाउंट में एक एंट्री टाइप का बना लेते हैं। तो इसको जो है एक मतलब खर्च के तौर पर नहीं मानने को कोई राजी होता है। बट इट इज़ अ रियल ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट हैज़ रिड्यूस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द फर्म। लेकिन ये एक्चुअल में एक रियल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक्चुअल में एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू घट गई है। सो फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन डिप्रिशिएशन शुड बी टेकन एज एन एक्सपेंस इवन दो इट इज़ नॉट ए कैश एक्सपेंस। मतलब बोल रहे हैं कि अगर भाई जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट खास करके, तो डिप्रिशिएशन को एक एक्सपेंस के तौर पर लिया जाना चाहिए, भले इसमें कोई कैश खर्च ना हुआ हो। ठीक है, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई हमको डिप्रिशिएशन एक खर्च नहीं है, डिप्रिशिएशन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं, तो ये गलत बात है। फिर आता है करंट लाइबिलिटीज। एज करंट लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग अकाउंट पेबल आर सोर्स ऑफ फंड फॉर द फर्म, one may be tempted to allocate a cost of these also as to the case of debt capital or equity capital। तो ये बोल रहे हैं कि करंट जो आपकी करंट लाइबिलिटी होती है जिसमें हम अकाउंट पेबल भी शामिल कर सकते हैं, ये सोर्स ऑफ फंड होते हैं फर्म के लिए। तो ऐसे में हम मतलब सोर्स ऑफ फंड पे जैसे हम डेट के रूप में पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, इक्विटी के रूप में पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति को ये लगता है कि करंट लाइबिलिटी भी कहीं ना कहीं पैसा आने का एक जरिया है, इस पर भी कोई ना कोई कास्ट एसोसिएटेड होगी, लेकिन ये गलत बात है। दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच एज दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडेड बाई इन्वेस्टर टू गेट रेगुलर रिटर्न। क्योंकि जो हमारी करंट लाइबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म फंड है, लॉन्ग टर्म फंड नहीं है, इन्वेस्टर्स द्वारा दिए गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फंड्स नहीं हैं, ये केवल शॉर्ट टर्म फंड होते हैं फाइनेंस के। सो टेक केयर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ करंट एसेट्स। इनका काम सिर्फ करंट एसेट्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करंट लाइबिलिटीज होती हैं। मतलब कहने का ये हुआ, ये हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, बेसिकली ये हुआ कि हमें इस पर कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली है। करंट लाइबिलिटी का काम है करंट एसेट्स की ज़रूरतों को पूरा करना, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये मतलब मिसकॉन्सेप्शन है। लोगों को लगता है कि करंट लाइबिलिटी पर भी हमें कुछ ना कुछ ब्याज भरना पड़ेगा, कुछ ऐसा देना पड़ेगा, वही बोल रहे हैं। कास्ट ऑफ डेट व्हेन रेजिंग फंड फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट द हिस्टोरिकल कास्ट ऑफ डेट रिप्रेजेंटेड बाई कूपन रेट ऑफ फर्म्स एग्जिस्टिंग डेट इज ऑफन कंसिडर्ड एज कास्ट ऑफ डेट कैपिटल। दिस इज नॉट करेक्ट। ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई फर्म जो है नए प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करती है, तो जो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए जो कास्ट ऑफ डेट थी पहले जब कर्जा लिया था, तो वहाँ पर जो भी कूपन रेट वगैरह ऑफर किया गया था उसी कूपन रेट को ही नए वाले जो है कर्जे के लिए भी हम मान लेते हैं कि पहले मान लो हमने 10% पर कर्जा लिया था, तो नए वाले जो नया हमने कैपिटल रेज की है, नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेज किया है, वो भी 10% पर ही मिल रहा है, ये मानना गलत होगा। द कास्ट ऑफ रेजिंग फ्रेश डेट, नया कर्जा लेने की जो कास्ट होगी प्रोजेक्ट के लिए, वो कास्ट ऑफ डेट कैपिटल उसको अलग से कंसिडर करने की जरूरत है। ये एक अलग कर्जा है और इसका रेट अलग से डिसाइड होना चाहिए, पुराने वाले रेट पर ही हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिंग कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, समटाइम्स द डिविडेंड परसेंटेज declared by the company or the return on equity which is ratio of earning and market price is taken as cost of equity capital और this is not correct। मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि डिविडेंड परसेंटेज, जितना भी डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है, कंपनी द्वारा डिविडेंड का कितना परसेंटेज दिया गया है, या इक्विटी पर रिटर्न कितना मिला है, जिसको बोलते हैं अर्निंग टू मार्केट प्राइस का रेशियो लेते हैं, तो ये इसी को ही यानी डिविडेंड जितना परसेंटेज है उसी को ही कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मान लिया जाता है। सोचो कि अगर कोई फर्म है वो 12% का डिविडेंड देती है, तो हम ये मान लेते हैं इक्विटी कैपिटल की कास्ट हमारी 12% ही है, लेकिन ये गलत नहीं, ये गलत है यहाँ पर, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कास्ट ऑफ इक्विटी इज द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड इन फ्यूचर by the investors looking to the risk profile of the firm while the current dividend or earning are historical numbers। मतलब ये बोलते हैं असलियत में भविष्य में कितना रिटर्न की उम्मीद इन्वेस्टर करता है वो कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होती है, ना कि करंट में हम कितना डिविडेंड बांट रहे हैं वो। ठीक, फिर आता है प्रोजेक्ट कास्ट एंड एग्जिस्टिंग WACC ऑफ अ फर्म। प्रोजेक्ट कास्ट एंड एग्जिस्टिंग WACC ऑफ फर्म for a new project the existing WACC of firm should not be taken as WACC of the
प्रोजेक्ट। ये बोल रहे हैं कि भाई नया अगर कोई प्रोजेक्ट है तो पहले से जो WACC वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल अगर 14% निकाल रखा है और प्रोजेक्ट नया है तो इसी 14% को ही नए प्रोजेक्ट का WACC नहीं मानना चाहिए। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट हैज इट्स ओन रिस्क परसेप्शन द इन्वेस्टर रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड कास्ट ऑफ रेजिंग न्यू फंड इज रिलेवेंट नॉट टू एग्जिस्टिंग कास्ट ऑफ फंड। तो वही बोल रहे हैं मतलब पुराने वाले बात को मान करके आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर हमने बातें करी भाई कि क्या क्या मिसकंसेप्शन है मार्केट में। तो पहला कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में क्या कन्फ्यूजन रहती है कि भाई हम ये मान कर चलते हैं कि इक्विटी कैपिटल को रेज करने में कोई पैसा खर्चा ही नहीं होता है, कोई पैसा ही नहीं खर्च होता। जबकि आपको याद हो फ्लोटेशन कास्ट का कॉन्सेप्ट अभी सीखा था। फ्लोटेशन कास्ट क्या होती है? इक्विटी कैपिटल को रेज करने में जो खर्चा होता है उसी को फ्लोटेशन कास्ट कहते हैं। ठीक है, तो कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होती है, जबकि मार्केट में ये भ्रम है लोगों को कि इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। तो पहला भ्रम ये मिटाना है। दूसरा, कास्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये माना जाता है कि प्रॉफिट रिटेन करके रख लिया, 500 करोड़ कमाया था, 200 करोड़ बांट दिया, 300 करोड़ रिटेन करके रख लिया। तो ऐसे में ये 300 करोड़ कमाने में हमको कोई खर्चा नहीं लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कंसर्न कहाँ है? यहाँ पर है कि 300 करोड़ रुपए जो तुमने होल्ड करके रखा है, ये तुम इसको जनता को बांट देते तो वो कहीं और इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ रिटर्न कमा लेती। तो अगर वो वहाँ कमाने की उम्मीद रखती है तो तुम होल्ड करके रखो, तो तुमको भी कुछ ना कुछ इसके बदले में रिटर्न देना पड़ेगा। तो कास्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी होती है, यानी रिटेन अर्निंग में भी कुछ ना कुछ आपको रिटर्न देना पड़ेगा जनता को। तो एक कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्शन यहाँ पर दूर हो जाता है। डेप्रिसिएशन में भी यही केस है। डेप्रिसिएशन में कोई पैसा बाहर नहीं जाता है, तो ऐसे में इसको खर्चा मान के लोग राजी ही नहीं होते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम मतलब जो है कैलकुलेट करने में ये एक एक्सपेंस माना जाता है और इसको एक्सपेंस मान करके ही चलना चाहिए। तो एक मिसकंसेप्शन ये हो गया। फिर उसके बाद में करंट लायबिलिटीज़ को ये माना जाता है कि जैसे हमने इक्विटी कैपिटल अरेंज की है, डेट कैपिटल अरेंज की है, उसी तरीके से करंट लायबिलिटी भी हमारे ऊपर एक बोझ है। तो ऐसा नहीं, हमें इसमें कोई रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जो है ये हमारा लॉन्ग टर्म फंड का अरेंजमेंट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के फंड हैं जो करंट एसेट्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कास्ट ऑफ डेट की बात करें तो कर्जे में क्या होता है कि अगर पहले हमने कर्जा ले रखा है और वो 14% पर ले रखा है कास्ट ऑफ डेट, तो हम नए वाले कर्जे को भी मान लेते हैं कि ये 14% पर ही है। लेकिन ऐसा सही नहीं है। नया वाला कर्जा नए माहौल का होता है, नए प्रोजेक्ट का होता है, नए रिस्क परसेप्शन के साथ आता है। तो नए डेट को, नए कर्जे को नए रेट पर मानना चाहिए। कास्ट इक्विटी कैलकुलेटिंग कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल में मतलब ये बोलते हैं कि कई सारी फर्म में ये माना जाता है कि जितना डिविडेंड दिया जा रहा है उस डिविडेंड को ही कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मान लिया जाता है। लेकिन ये सही नहीं है। कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में डिविडेंड नहीं, भविष्य में कितना रिटर्न आपसे उम्मीद करता है वो इन्वेस्टर, वो चीज़ होती है आपकी कास्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ना कि अभी आप डिविडेंड कितना पे कर रहे हो, वो चीज़ होती है। तो ठीक है, उसके बाद में प्रोजेक्ट कास्ट और एग्जिस्टिंग WACC ऑफ फर्म। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आता है तो जो पहले से वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल चली आ रही उसी को ही नए वाले प्रोजेक्ट में भी आप एलोकेट कर देते हो कि इस वाले प्रोजेक्ट में भी वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल हमारी वही रहेगी जो पहले थी। 14% पहले थी, 14% अब भी रहेगी नए प्रोजेक्ट में। लेकिन ऐसा सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, उसका रिस्क परसेप्शन अलग है इन्वेस्टर की नज़र में, उसको फंड रेज करने का तरीका अलग होगा, दाम में भी डिफरेंस होगा। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके नए प्रोजेक्ट के लिए नया जो है रेट हमें मानकर चलना चाहिए। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन थे जिनको जो है दिमाग में रखना है जब भी कास्ट ऑफ कैपिटल वगैरह कैलकुलेट की जाती है। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पर अपनी बात पूरी कवर हो जाती है। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।